बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारे साथ हैं संजय झा। जी हाँ, जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है इन द आई ऑफ स्टोन। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आप ही की चर्चा चारों तरफ, जेडीयू के भीतर जो कुछ हो रहा है सबके चर्चा के केंद्र में आप हैं। जब रिस्पॉन्सिव रहता है और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी जब आते हैं परफॉर्म करना ही करता है, लेकिन जब भी हमारे इस पार्टी में खास कर नीतीश कुमार इस सब मामले में डेमोक्रेटिक कि वो सबसे चर्चा करनी है, फीडबैक लेते हैं, कैसे फीडबैक लेते हैं, हम लोग सबसे चर्चा और उसके बाद फाइनल मोहर चाहे वो सीट कहा किसको लड़ाना है, चाहे नंबर्स क्या हो, चाहे जो मन हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट की बात होगी, आगे क्या करना है, वो सब वही थे। लेकिन क्यों ऐसा परसेप्शन गया कि नीतीश जी कुछ नहीं है, जो तय कर रहे हैं 3 लोग ही तय कर रहे हैं, संजय झा तय कर रहे हैं, ललन सिंह जी तय कर रहे हैं, कुछ लोग विजय चौधरी दिल चले होते हैं, विपक्ष की बात में कर रहा हूँ, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। आज भी बिहार को उसी दौर में ले जाना चाहिए जो जिस दौर से नीतीश कुमार ने बिहार को बाहर किया। नीतीश कुमार जी ने समग्र समाज कोई भी कम्युनिटी ऐसा नहीं होगा हमारी पार्टी में तो और खास करके और बिहार में जिसको ये नहीं लगा हो कि ये सरकार हमारा नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ आप भी बिहार को देखते रहे, पहले लगता था कुछ लोगों की सरकार है, नीतीश कुमार जी के समय उन्होंने कम से कम समग्र समाज को, हो सकता है कि उनको सरकार में उसका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते कि जात और धर्म के नाम पे कभी डिस्क्रिमिनेट किया। और उनके पास मैं देखता हूँ कोई एजेंडा नहीं है, अपना काम और विजन पे कभी बात नहीं करेंगे, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। तो जेडीयू के अंदर कंफ्यूजन करो, जो कि होना नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार, तो उसी बिलो द बेल्ट उसी स्तर पे जाकर के बात करता है। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट तो हो ही गया था कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए कहा गया, बहुत नाराज हो गया नीतीश कुमार, और फिर जल्दबाजी में तमाम चीजें होने ये एक मैंने आप लोगों को भी सोचना चाहिए। मैं गौर करके देखा हूँ, पहले अखबार मीडिया में कोई बात आती थी तो कुछ तथ्य रहता था, अब फिर उस पर मान लीजिए आपका ओपिनियन हो सकता है, गलत सही हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्ट रहता है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसको एक दिन के लिए कुछ मूव कर देना। ये इंट्रोस्पेक्शन तो मीडिया को भी कर दीजिए। नहीं, लेकिन इसकी वजह ये रही संजय जी कि बहुत सारे आपके नेता सीएम हाउस के बाहर खड़े रहे, ये सब बातें कहते रहे, आरोप लगाते रहे, उनका टिकट कटा। बताइए, मैं आपको नए आदमी, जब टिकट तो किसी एक को मिलेगा, दावेदार 10 रहे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो लोग खड़े थे वहां दावेदार 10 थे, फाइनल कंसेंटेड पर नाम पर तो स्वाभाविक है रिएक्शन होता है, मोमेंट्री होता है, हर एक पार्टी में होता है, कोई नई बात नहीं, मोमेंट्री होता है, वो फिर पार्टी के लिए काम। इसमें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसको थोड़ा पिन पॉइंट करके कि आप देखेंगे ये तो रत्नेश जो कि लगातार नीतीश जी उनको बनाते आए और अचानक लगा कि उनका टिकट कट गया, जब रिपोर्ट मिला तो फिर वो उनके आंसू थे। आपसे पूछ रहा हूँ मीडिया क्या कर सकता है, ये एग्जाम्पल है। कभी सोनबरसा सीट पर कभी कोई ना डिमांड था ना कोई बात थी, वहां से कंफ्यूज। और वो मैं मीडिया में ही देखा कि सोनबरसा राजगीर में कहीं तो चर्चा भी नहीं हुआ, ये मीडिया में कहां से है। अब आप लोग देखिए ना, आपका सोर्स क्या है। मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन मीडिया को भी करना चाहिए कि आप अगर झूठ का नैरेटिव फैलाते हैं तो पब्लिक तो ट्रस्ट करता है उस पर, और आप बिना तथ्य के, आप मतलब आप नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, बिना तथ्य के कोई चीज कभी नेवर। सोनबरसा या राजगीर सीट हम लोगों से चर्चा भी की। सुबह में हमको रत्नेश सदा जी का फोन आया, तो हम बोले भाई कहीं चर्चा ही नहीं था, आपको कहां से मिला, और ये बात हो गई तो अलायंस नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं, तो कभी चर्चा भी नहीं हुई। हम लोगों का सिटिंग सीट कोई डिमांड करेगा, मान लीजिए जैसे कि एक सीट का डिमांड है तारापुर, और मुख्यमंत्री जी को पता है, उन्होंने कहा कि नहीं वो लड़ना चाहते हैं, और उसके बदले हम लोगों ने उनका सिटिंग सीट लिया कहलगांव, एक सिटिंग दिया
एक सिटिंग कहलगांव लिया, सामने में है एग्जाम। उधर गोपालगंज साइड में हमारे एक साथी है मंजीत सिंह, बैकुंठपुर से एमएलए होता है। अब उसमें दिक्कत हो रहा था तो बरौली सिटिंग सीट उन्होंने दिया मंजीत सिंह को डरा। ये सब भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा आपको सोनबरसा राजगीर कहीं बात ही नहीं थी। मैं देखा कि मीडिया में उसको पूरा क्लियर करके चला दिया। सिटिंग सीट हमसे कभी नहीं मांगा गया, एक सीट पे मांगा गया, ये मैंने बताया। वो मुख्यमंत्री जी के कंसेंट के बाद सिटिंग के बदले से कंफ्यूजन तो लेकिन काफी ज्यादा फैल गया। और मेरे लिए भी ये सरप्राइज है कि अगर तथ्य होता ना, अगर मान लीजिए हम लोगों से कोई मानते तो हम समझते कि शायद बात लीक हो गई, कही गई, कभी चर्चा भी नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने ये भी सोचने की बात। इसका मतलब आज के डेट में तो कुछ लोग हैं जो दो चार इस टाइप, और पहले पत्रकारिता में एक चीज देखता था, आप ही रिपोर्टिंग करते थे और लगा कि कोई गलत रिपोर्टिंग, आदमी को रियलाइज होता था। अब रियलाइज भी नहीं होता है कि सुबह कुछ बोल दिए, दोपहर में कुछ भी नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पे एक सवाल और है कि अगर इसी कंफ्यूजन के दौरान देखें तो बात तो यहाँ तक चली गई थी कि कहीं रातों रात गठबंधन तो नहीं बदल रहा है। इसका क्या जवाब दूं? इसका कोई, अब इसीलिए अब ये जो सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि कोई पुराना वीडियो लेकर के, कोई पुराना क्लिप लेकर के, और सही में ये कंफ्यूजन, हम लोग तो 11 बजे रात तक बैठे थे, सब कुछ खत्म हुआ, सुबह लोग फोन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा चला हुआ क्या, पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। इसका मतलब ये सारा काम विपक्ष का किया और किसी का नहीं। अब लोगों को कुछ और दिखा इसका? नहीं, बता रहा हूँ, और ये इसलिए किया कि उनको दीवाल की लिखावट पता है, उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या हो, समझ रहे हैं, और उनको पता है कि इसी टाइप का कंफ्यूजन करके शायद कुछ चांस बच जाए। ये बात बिना नीतीश कुमार के नाम लिए तो कुछ होना नहीं, तो कुछ करके कंफ्यूजन करके करो। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, स्मार्ट है इस बात में, इसलिए सब चीज चलने वाला नहीं है। पूरा एनडीए गठबंधन यूनाइटेड है, कहीं कोई कंफ्यूजन, ऑल इज वेल, एब्सोल्युटली मोर देन वेल, कहीं कोई कंफ्यूजन। लेकिन सर क्या चिराग पासवान के साथ सब कुछ स्मूथ है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक बारी गांठ पड़ जाए तो फिर वो गांठ निकलती नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राजनीति में कोई ये चीज नहीं कह सकता कि गांठ पड़ जाए। मैंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव हम लोग साथ हैं 2020 के, और एक दूसरे के सीट पर जाकर के कैंपेन बिल्कुल यूनाइटेड होकर गए, तभी तो ये रिजल्ट मिला बिहार से, हम लोग 30 सीट जीते 40, और विधानसभा की पूरा अलायंस एक साथ चुनाव। लेकिन एक बात दिख रहा है कि अब कभी जेडीयू बड़ा भाई हुआ और अभी भी कहा जाता था कि भाई जेडीयू बड़ा भाई, लेकिन अब तो 101 कोई ना बड़ा भाई है ना छोटा भाई है। यहाँ तक कहा गया कि भाई अब 142 सीटें तो बीजेपी की तरफ हैं और नीतीश जी के पास 100। ये बताइए, आप ही ये इसको डिकोड करिए। अभी जो अलायंस में वो 5-6 लोग हैं, तो जब बांटेंगे तो क्या 4 लोग का अलायंस का नंबर, जब 5 अलायंस में अभी तो लोकसभा भी लड़े, उसका भी नंबर है कि हमारे जो और अलायंस, उसको क्या कहिए, या तो उसको अलायंस, उनसे अलायंस नहीं करे, हम लोग आपस में कर लें। तो जब अलायंस में है तो नंबर तो जाएगा, उसको जोड़ दीजिएगा उधर। अब कहेगा वो, अब ये सब लॉजिक का जो जैसे बुद्धिमान लोग बात करते हैं, इस सब चीज 5 पार्टी का अलायंस है तो नंबर तो होगा ना एक दूसरे, जो भी नंबर थे। उसी तरह जो विपक्ष में भी अलायंस है, 5-6 लोग वो भी है, 2 नंबर नहीं देंगे एक दूसरे। इसलिए कुछ भी चीज का नैरेटिव बना दे। हर एक चुनाव का अपना डायनेमिक्स होता है। 2010 का चुनाव का डायनेमिक्स, हम लोग तो 2015 में 101 सीट लड़े थे कि नहीं लड़े थे, बताइए। 118 सीटिंग था हमारा 2015 में, और 118 सीटिंग के बदले 101 सीट कर, और आरजेडी 22 सीटिंग था, 101 सीट। ये फिगर भी है साथ। हाँ, ये भी फिगर तक। लेकिन एक वक्त था जब आप बड़े भाई में बड़ी तादाद में सीटें लड़ते थे पार्लियामेंट की भी। वो बात था 2009 तक, उसके बाद हमारा अलायंस नहीं रहा। 2014 का रिजल्ट मालूम है, हम 2 सीट जीते। परिस्थिति बदल गई, हर एक समय का अपना परिस्थिति हो। अगर वही परिस्थिति रहती तो अलग परिस्थिति, लेकिन 2009 के बाद 2014 भी है। लेकिन आज के डेट में इस हाउस में या लोकसभा में जितना सीट लगे, हम लोग का जो नंबर है
ठीक है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि एक चर्चा निकलती है हमेशा कि क्या चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। नेतृत्व की बात तो कर रही है बीजेपी कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, क्या वही मुख्यमंत्री होंगे? वही चेहरा तो है, मुख्यमंत्री वही होंगे, इसकी घोषणा क्यों? यही घोषणा है। आप बताइए, राजनीति में जो लीड करता है इलेक्शन वही लीडर होता है, जिसके फेस पे हम चुनाव लड़ते जनता का वोट मांगने जाते हैं, जिनके चेहरे वही नहीं लीड करें। आज के डेट में इस विधानसभा चुनाव में हम लोग नीतीश जी के चेहरे पर, उनके काम पर वोट मांगते हैं और वही लीडर है और वही मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश जी को लेकर के बहुत तरह की चर्चा होती रहती है कि स्वास्थ्य नीतीश जी का भी ठीक नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद नीतीश जी लीड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, ये आज से नीतीश जी का कैंपेन, आज का कैंपेन समस्तीपुर में और फिर दरभंगा में कैंपेन शुरू, ये पूरी तरह फिट है। पूरा कैंपेन को लीड कर रहे हैं। इससे पहले भी वो अलग अलग यात्रा निकाल करके लोगों के बीच में गया है, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं, पूरी तरीके से फिट है, एब्सोल्युटली पूरी तरीके से फिट। और जो ये कंफ्यूजन होता है कि नीतीश जी की अभी भी थोड़ी तबीयत खराब है और इस तरीके की स्थिति हो गई है, बिल्कुल नहीं है और पूरी तरीके से फिट है। और उनका पुराना 6 महीने का रिकॉर्ड हमने कहना नहीं चाहता, चाहे असेंबली में हो, चाहे उनका बाहर में फील्ड में जाके काम करना हो, शायद इतना तो कोई मुख्यमंत्री कभी निकलता नहीं होगा अभी, जितना वो पीछे ट्रैवल किया। और पूरा कैंपेन में आपको दिखा पूरी लंबी लंबी भाषण देते हैं नीतीश जी, क्या थोड़ा अभी भी 40 मिनट 45 मिनट तो बोलते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा कि कैंपेन का टाइम 20-22 दिन है और बहुत जगह जाना है, तो थोड़ा भाषण को छोटा करना पड़ेगा, नंबर बढ़ाना पड़ेगा सीटों पे जाने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये भी एक चर्चा निकली कि नीतीश जी के जो पुत्र हैं, तो है निशान, उनको लाया जाए। पार्टी के भीतर से डिमांड हुआ, वो भी थोड़े थोड़े बाहर दिखाई दिए, मीडिया में भी उन्होंने बात की, पिताजी के लिए भी उन्होंने बात की कि सब ठीक है, वही मुख्यमंत्री होंगे। आपको लगता है कि सक्सेशन जेडीयू के भीतर अभी तो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन इस पार्टी का सक्सेशन क्या होगा, भविष्य क्या होगा, वो नीतीश जी ही तय करें, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई पार्टी, वही लीडर है, वो जो तय करेंगे सबको मानेंगे। अब ये कॉल वही लेंगे, चाहे वो निशान थी क्यों ना। निशान तो बहुत अच्छा, समझदार और राजनीति में कम आपको लोग दिखाई पड़ेंगे। 20 साल से मुख्यमंत्री, लेकिन कभी विजिबिलिटी या पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस कभी निशान नहीं सुना, लेकिन बहुत समझदार, पढ़ा लिखा और मैच्योर है। मुझे लगता है जरूर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा बहुत अच्छा काम कर सकते, लेकिन क्या होगा वो नीतीश जी ने तो पीछे क्यों रखा है? आपको लगता नहीं कि उनके आने का भी आपकी पार्टी को फायदा हो? नहीं, नीतीश जी ने, मैंने कहा नहीं, ये कॉल नीतीश जी ही लेते क्या, और अभी तक उन्होंने ऐसा कोई, हम लोग के नॉलेज में तो नहीं, कभी चर्चा भी नहीं थी आगे क्या होगा इस पार्टी में। और परिवार से कोई आएगा, निशान आएंगे, जो भी है वो डिसीजन नीतीश जी। आप एक सवाल इसी पे और जुड़ता है कि आपको लगता है कि अगर, ये तो मैं मान लिया है हाइपोथेटिकल आप कह रहे हैं, अगर निशांत आते हैं तो आपकी पार्टी को एक दिशा मिलेगी, एक नया चेहरा मिलेगा? आजकल यंग यूथ चेहरे की डिमांड है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा, आज ये नहीं है। जब भी ये स्थिति आएगी, मैंने कहा कि नीतीश जी जो फैसला करेगी पूरी पार्टी उसके साथ। उनको कैंपेनर वगैरह बना रहे हैं, चुनाव कैंपेन करेंगे अभी तो ऐसा, लेकिन नीतीश जी जो फैसला करे पूरी पार्टी उस फैसले के साथ। इस वक्त एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के टारगेट पर अगर देखा जाए तो आप कहने का मतलब आपकी पार्टी, आपको क्या लगता है क्योंकि कितना नुकसान कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं डिलिबरेटली वो टारगेट आपको क्यों? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जनता मालिक है और नीतीश जी, हम लोग तो और चीज पे वोट मांगने जा रहे हैं। नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड काम पर वोट चाहिए। जहाँ तक चुनाव की बात है, मुझे लगता है कि और पूरा अलायंस, सिर्फ हम ही लोग नहीं, हमारा पूरा एनडीए अलायंस नीतीश जी के नाम पर वोट मांगता है। सिर्फ मेरी ही पार्टी नहीं, 20 साल का जो काम है या आगे जो काम, और जो चुनाव आते आते इलेक्शन अगर कुछ
लोग हैं भी, इलेक्शन अल्टीमेटली चुनाव के दिन बाइपोलर है, तो मुझे लगता है कोई बहुत समस्या नहीं। आपको लगता है पीके इफेक्ट नहीं होने वाला है? कभी चुनाव के दिन जो आपको दिखता है, चुनाव आते आते बाइपोलर लोग सरकार बनाने के लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, अल्टीमेटली चुनाव उतर ही है। लेकिन अगर देखें तो पीके के निशाने पर आपकी पार्टी के बड़े नेता, मंत्री और सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अशोक चौधरी पर उन्होंने खुलकर आरोप लगाए। तो अभी इसका कितना नुकसान आपको हो रहा है, इस नैरेटिव का नुकसान? नैरेटिव का नहीं, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, जिनकी बात आप करो ना बता रहा, हाँ उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, जवाब भी दिया है, इसलिए कोई नुकसान की बात नहीं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो बात आई, पक्ष भी रखा है, न्यायालय भी तो आपको कहीं से ये ट्रायंगुलर होता हुआ ये नहीं, चुनाव तो बाइपोलर है और अल्टीमेटली बाइपोलर चुनाव हो, जो भी लोग निकलेंगे पक्ष में दे विपक्ष में दे, चुनाव बाइपोलर। सर एक आध सवाल और है, कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ, और आज की स्थिति है कि अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम जैसी बात करते रहे, अभी तक सीट भी नहीं डिसाइड हुआ है, कैसे देखते? अब आप सोच लीजिए, हम लोगों का नंबर तय हो, हम लोग के कैंडिडेट तय हो, मेरे बीजेपी का सारा लिस्ट आउट हो, हम लोग का फर्स्ट फेज का लिस्ट कल आउट हो, सेकेंड फेज का कुछ दिन में आउट हो जाए, हमारे अन्य साथियों का भी लिस्ट आउट हो, पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर के चुनाव लड़ता है, क्योंकि लार्जर पर्पस है बिहार के लिए काम में, और उधर कहीं रात के अंधेरे में पीछे से सिंबल लेकर कोई भागे, फिर किसी से सिंबल मंगाया जाए। आपने ये हाल देखा है, 2 सिंबल लेके भागता है, फिर 3 सिंबल वापस आता है, ना कोई नंबर तय, कोई एयरपोर्ट पे कोई नेता आता है तो उसके पीछे कोई दौड़ रहा है, तो वो क्योंकि अल्टीमेटली उनका देश में बिहार की सेवा करना कभी किया ही नहीं, तो क्या करेंगे आज? उनके नेता आते हैं, जा करके साउथ अमेरिका चले जाते हैं, यात्रा किए, अब कहाँ गया SIR? आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं, SIR 16 दिन का यात्रा थी, बिहार की जनता से पूछिए ना, मुद्दा था वोट चोरी का, पूरा बिहार के लोगों पर आरोप लगा के गए, यात्रा की, ये मुद्दा है बिहार, क्यों इस मुद्दा पे आके चुनाव लड़ रहे? इतने दिन में आप भी नहीं पूछे, एक बार पूछने वाले थे, बता रहा हूं पहले आपको, इसलिए कि मुद्दा नहीं, इसलिए आप नहीं पूछे, एक लोग नहीं बोल रहा। तो SIR बिल्कुल मुद्दा नहीं है, वोट चोरी बिल्कुल मुद्दा नहीं है, तो कह रहा हूं इस मुद्दा पर आकर के चुनाव लड़ ले, बोले इस मुद्दा, इसी मुद्दा पर चुनाव, तो नॉन सीरियस टाइप का ऐसे ही अपना आए, यात्रा की और गए, तो बिहार से क्या ले रहा? लेकिन कहा जा रहा है चुनाव पूरा फ्रीलीज का हो गया है, मुख्यमंत्री जिन्हें एक तरीके से रेवड़ियां बांट दी, नौकरियों में सबके वो बढ़ा दिए, 10-10 हजार रुपए खाते में गए, ये एक वजह है बड़ी जो कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल आप भी जानते हैं, मैं इसलिए आपको बोलता, आप जानते हैं कि आपने बिहार को नजदीक से देखा, वुमेन एम्पावरमेंट में अगर देश में किसी को सबसे बड़ा वो मिलना चाहिए अवार्ड, ये सच है। 20 साल पहले महिलाओं का जो स्थिति था बिहार में, और जब से उन्होंने काम करना शुरू किया महिलाओं के लिए, चाहे स्कूल भेजने की, चाहे जीविका ग्रुप बनाया, सेल्फ हेल्प, और इतने लोगों को जो उनको मुख्य धारा में ले लिया, अब पूरे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जो घर से नहीं, और आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि अपना रोजगार शुरू, इसको आप फ्रीबीज करें, अपना रोजगार शुरू। पिछले साल मुख्यमंत्री जी निकले, जीविका दीदी से इंटरेक्शन करते थे, हर एक जिला में जाए, और वहां उनका रहता था कि ये काम करना चाहती है तो इतना इंटरेस्ट रेट में पैसा लेना पड़ता है, कुछ कमाती भी है तो इंटरेस्ट में चला जाता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट सरकार से कर दिया, थोड़ा अपना पैसा भी लगेगा, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चंक जो है महिलाओं का वो रोजगार से जुड़ जाएंगे, तो उनके घर का आमदनी भी बढ़ेगी। ग्रामीण इकोनॉमी में इतना पैसा जा रहा है, कोई अर्थशास्त्री बेटर उसको विश्लेषण कर सकता है, और अगर उसमें से 50-60% भी रोजगार में आ गई, अभी 1 करोड़ 20-22 लाख लोगों को चला गया, और ये 2 करोड़ के आसपास मिलेगा लोग, तो इतने लोग अगर रोजगार से जुड़ गए, मेरे ख्याल से इकोनॉमी में तो बहुत अच्छी। सर आखिरी सवाल, यूथ अनरेस्ट आप देख रहे हैं इसलिए क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश बिहार के इस चुनाव, और जिस तरीके से तेजस्वी ने
ये एक ऐलान किया है कि हर घर में वो एक सरकारी नौकरी दें। इसका तो फॉन इकोनॉमिक्स से मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो प्रॉमिस करते हैं डिलीवर करते हैं, और ये चैलेंज है। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी, और उसके लिए जब तक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं आएगा तो कम से कम रोजगार नौकरी तो आप सरकार में दे सकते हैं, उसका एक लिमिट है। रोजगार के लिए वो अब जरूरी है, और बिहार उसके लिए तैयार है। आप थोड़ा देखिएगा बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें बहुत काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, बिजली, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो था, शुरू में नहीं था। इसको बिल्ड करते करते अब वो टेक ऑफ स्टेज में, अब अगले 5 साल में उसमें सेंटर का भी सपोर्ट चाहिए। बिना सेंटर के सपोर्ट के बड़ा इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है अगला 5 साल बिहार का इन्वेस्टमेंट, आईटी, उद्योग, उसी का 5 साल, और उससे ये समस्या का बहुत दूर तक निदान होगा। टेक ऑफ के स्टेज में बिहार आ चुका है, बिहार टेक ऑफ स्टेज, और अगली सरकार बनेगी तो और ये लोग जानते हैं कि टेक ऑफ के स्टेज में है, और इसको लोग बैक गियर में लेके नहीं जाए, पुराना इतिहास में लेके नहीं जाए। बिहार के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव तय करेगा कि अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा हो। इसलिए लोग जानते हैं कि किसको वोट। लेकिन आप ये मांगते हैं कि यूथ में अनरेस्ट है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। नहीं, अनरेस्ट की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन बेरोजगारी निश्चित रूप से बिहार ही नहीं दुनिया में मुद्दा है, देश में मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार में तो इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरियों पे बहुत जोर है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगला 5 साल उसी पर पूरा सरकार का फोकस है, और सरकार पॉलिसी के थ्रू सेंटर का जो एडिशनल सपोर्ट है वो, और मुझे लगता है कि अभी आप बेहटा में जाएंगे, अभी आप मुजफ्फरपुर में जाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। लोग भी इस रिजल्ट का वेट कर। पिछली बार ये तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का एक माहौल बनाया था, इस बार करोड़ों नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए चैलेंज नहीं होने वाला? नहीं, चैलेंज हम लोग डिलीवर करके दिखाए, कोई चैलेंज नहीं, डिलीवर करके दिखा। आज तक नीतीश जी ने जो प्रॉमिस किया कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है जो उन्होंने फुलफिल नहीं किया। वो एसेस करके ही कोई प्रॉमिस कर। चलिए, तो अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, बिहार की जनता का आशीर्वाद रहेगा तो फिर से। बहुत शुक्रिया संजय जी, बिहार तक से बात करने के। तो हमारे साथ थे और इन्होंने खुलकर पार्टी के भीतर सोशल मीडिया पर चल रही बातों, अफवाहों, तमाम मुद्दों पर बिहार तक से बात। बहुत शुक्रिया।